हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो फाइनली आज हम लोग अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम लोग बायोलॉजी में और फिजिक्स में दोनों में अपना एक एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं, जहाँ पे जितनी भी बातें थी ऑलमोस्ट सब लोग आपको कवर करा दी थी मैंने वहाँ पे। अब केमिस्ट्री का जो हमारा पास चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उससे आज शुरू करेंगे। ओवरऑल अगर बात करें, जब सिलेबस की बात करी थी, जब फिजिक्स पढ़ाई थी आपको, तो फिजिक्स में जो सिलेबस था वो बता दिया था शुरुआत में। इसी तरह से जब बायोलॉजी पढ़ाई थी तो बायोलॉजी में जो सिलेबस था वो बता दिया था। इसी तरीके से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में एग्जैक्टली हमारे 9th के सिलेबस में है क्या क्या। तो ओवरऑल बायोलॉजी में चैप्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, फिजिक्स में थोड़े से कम होते हैं। वैसे फिजिक्स में तो मैंने वही पार्टीशन बना दिया था, आपको याद हो कि ग्रेविटेशन एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर दे रखा है, जबकि उसके अंदर एक और चैप्टर इनबिल्ट है फ्लोटेशन के नाम से, तो मैंने उनको अलग अलग कर दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स में हमारे 6 चैप्टर हो गए थे, बायोलॉजी में हमारे 6 चैप्टर हो गए थे, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सिर्फ हमारे पास 4 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं। तो सिलेबस एक बार देख लीजिए, ये चारों के चारों चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिससे हम शुरू करेंगे। अब सेकंड चैप्टर आपका सबसे लेंदी होगा, ये है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है या नहीं है। तीसरी चीज़ जो थर्ड चैप्टर हमारे पास आएगा वो आएगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। और लास्ट में इसमें से जो ये एटम वाला पार्ट था ना, इस एटम को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो लास्ट चैप्टर का नाम क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इस तरह से मिलके 4 चैप्टर टोटल हमारे सिलेबस में होंगे, और इसके बाद आपकी केमिस्ट्री पूरी कवर अप हो जाएगी। ऐसा नहीं 4 चैप्टर बहुत छोटे छोटे नहीं है, बहुत कुछ आप देखोगे इन चैप्टर्स के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे चैप्टर कनेक्टेड होते हैं, मतलब 9th की केमिस्ट्री, 9th की फिजिक्स और 9th की बायोलॉजी 11th क्लास से कनेक्ट होती है। मतलब आप जो ये 9th में चैप्टर पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, इनका एडवांस इलस्ट्रेशन 11th क्लास में वो बच्चे पढ़ेंगे जो साइंस साइड लेंगे। इसी तरह से 9th में जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसका एडवांस इलस्ट्रेशन आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे। 9th की बायोलॉजी का एडवांस इलस्ट्रेशन भी 11th में आता है, जो बच्चे बायोलॉजी प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से टोटल 4 चैप्टर फिलहाल हमारे 9th के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। मैं एक एक करके इनको शुरू करूंगा। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। अच्छा, चैप्टर के नाम तो ये हो गए। अब इंटरनल कंटेंट क्या है, जरा सिलेबस को देख लो। 2020 और 21 जो आपका सेशन रहेगा, उस सेशन में सीबीएसई ने क्या क्या सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। तो जो ये, इसको पॉज करके वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो जो ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर के नाम आपको सेम टू सेम एनसीईआरटी से मैच नहीं मिलेंगे। जो आपके पास ये वाला कंटेंट है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा कुछ आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर की अगर बात करें तो सेकंड चैप्टर में आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका सेकंड चैप्टर के अंदर आ जाएगा। दिखने में बहुत छोटे छोटे से आपको 2-4 नाम लिख के दे दिए हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंटेंट है ये मेरा थर्ड चैप्टर के अंदर आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये कंटेंट है ये मेरा केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में कवर अप होता है। तो इस तरह से ये ओवरऑल सिलेबस सीबीएसई ने लेटेस्ट डिफाइन किया है। ये ऑलमोस्ट पिछले साल जैसा ही है, कोई इसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में मैंशन है। तो मैंने आपको ये केमिस्ट्री का सिलेबस दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 होगा। छोटे छोटी सी वीडियोज़ आएंगी, आधा आधा घंटे के अप्रॉक्स होंगी मैक्सिमम, जाके लगभग 10, 12, 13 जितनी वीडियोज़ होंगी, उसके बाद जाके हम लोग इस चैप्टर को पूरा कवर अप कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबी लंबी 1-1 घंटे की वीडियो नहीं लेके आऊँगा, मुश्किल से 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट की ही वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी ज़्यादातर, सो दैट आप हर एक वीडियो को आसानी से कवर अप करके समझ पाओ सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखो, सबसे पहले एक आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसमें आपको यूनिवर्स जैसी, मतलब ऐसे मान लो कि गैलेक्सी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। स्टार्स हैं बहुत सारे, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो देखो, इस तरह से हमारी गैलेक्सी के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे बनी, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आई थी, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी, जिसमें इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन बताया गया था कि किस तरह से हमारा नेचर की शुरुआत हुई, किस तरह से चीज़ें बनी, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे हमारी अर्थ एग्जिस्टेंस में आई, कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना। तो जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, सबका बेसिक फंडामेंटल यही है कि हर एक चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से मिलकर बनी हुई है। मैं हूँ, आप लोग हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, आप लोग मोबाइल फ़ोन लेके बैठे हुए हो या फिर लैपटॉप लेके बैठे हो, वो चीज़ हो गई। आप पानी पीते हो, पानी हो गया। आप जिस
एयर में सांस लेते हो वो एयर हो गई, सब कुछ किसका एग्जाम्पल में आएगा? मैटर के एग्जाम्पल में आएगा, क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स मैटर से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को इस वर्ड को समझना कि मैटर एग्जैक्टली होता क्या है, कि जो ये मैटर है इसका मीनिंग क्या होता है। हिंदी में इस मैटर को हम लोग बोलते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो उसमें बोलते हैं इसको द्रव्य। ठीक है, तो हिंदी की बुक्स में आपको ये मिलेगा द्रव्य। हमें खैर हिंदी से इतना मैटर नहीं है कुछ भी, हम लोगों को जो पढ़ना है वो इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो मैटर से सब कुछ मिलके बना हुआ है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। नाउ इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर। दैट्स वाई आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो भी मैटर है किस किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है, हमको वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैटर क्या होता है उस कहानी से। तो मैटर की बात देखो क्या होता है, किस तरह से समझ सकते हो उस चीज़ को। सिंपल सी चीज़ ये है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, है ना, मतलब उसका कुछ मास है, सपोज 1 ग्राम 2 ग्राम आधा ग्राम मिलीग्राम किलोग्राम कुछ भी, उसका कुछ मास है, उसके अलावा वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए, है ना, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर की एक अच्छी प्रॉपर्टी और भी होती है कि मैटर को हम अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं अपनी 5 सेंसेस से फील भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई चीज़ मैटर है तो इन 5 में से किसी न किसी चीज़ से आप उसको ज़रूर फील कर पाओगे। या तो आप उसे देख पाओगे, या आप उसे स्मेल कर पाओगे, टेस्ट कर पाओगे, टच कर पाओगे और हियर कर पाओगे। ये 5 सेंसेस होती है ना हमारी, इन 5 चीज़ों को करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन है। साइट के लिए हमारे पास आईज़ होती हैं, स्मेल के लिए हमारे पास नोज़ होती है, टेस्ट के लिए हमारे पास टंग होती है, टच के लिए हमारे पास स्किन होती है और हियरिंग के लिए हमारे पास ईयर्स होते हैं। तो इस तरह से 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से ये 5 सेंसेस क्रिएट होती हैं। तो जो भी चीज़ मैटर की कैटेगरी में आएगी तो उसको आप इन 5 सेंसेस में से किसी भी सेंसेस से फील कर सकते हो, है ना, तो इनको मैटर हम उस कैटेगरी में बोलेंगे। तो देखो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। मैटर में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, हैव सम मास, जिसमें कुछ मास हो, एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस, और जिसकी प्रेजेंस को हम अपने 5 सेंसेस में से किसी से भी फील कर सकें, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको डायग्राम्स दिखाऊं थोड़े से, आप जितने भी डायग्राम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ या जो भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब कुछ मैटर का एग्जाम्पल है। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ लाइक पानी है, वाटर है, अब वाटर को रखने के लिए जगह चाहिए ना, वाटर का कुछ मास होता है या नहीं होता है। एक वाटर बॉटल अगर आप मार्केट से लेके आते हो तो उसमें कुछ वजन तुम्हें लगता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मास होता है। पानी को जगह चाहिए, पानी को हम लोग फील कर सकते हैं ना, टेस्ट कर सकते हैं, हम लोग पानी को टच कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फूड आइटम्स हैं हमारे पास, तो फूड आइटम्स भी हमारे मैटर में आएंगे। चेयर है, बुक है, टेबल है, कुछ भी, मतलब ये जो भी चीज़ लिखी हुई है ये सारी चीज़ कैसी होती है? मैटर होती है। मतलब मैटर में ऐसा नहीं है कि लिविंग बींग्स आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं मैटर में। हम और आप लोग भी मैटर के एग्जाम्पल हैं, जितने भी एनिमल, बर्ड्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो भी मैटर के एग्जाम्पल में आएंगे, और जितने भी नॉन लिविंग क्रिएचर्स हैं वो भी मैटर के एग्जाम्पल में आएंगे, क्योंकि उनको रखने के लिए भी कोई ना कोई स्पेस चाहिए होती है और वो भी कोई ना कोई मास ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, और उनको हम लोग अपनी 5 सेंसेस से मतलब उसको फील कर सकते हैं 5 में से किसी भी सेंसेस से। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए मैटर के। मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिखे, आप इसमें जितने चाहो उतने एग्जाम्पल ऐड कर लो। आपकी जो एयर होती है, एयर भी मैटर का एग्जाम्पल होती है, क्योंकि एयर में बहुत सारी वैरायटी की गैसेज होती है ना, तो एयर भी मैटर का एग्जाम्पल है। अच्छा, क्या चीज़ फिर मैटर में नहीं आएगी? क्या कुछ ऐसा है जो मैटर में नहीं आएगा? तो आंसर है हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रखने के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए, जिनका कोई मास नहीं होता, जिनको हम अपनी सेंसेस से फील नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हेट, यानी आप किसी से बहुत नफरत करते हो मान लिया, तो उस सिचुएशन में ये हेट मैटर का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि हेट, नफरत, इसको कोई एक मेजरमेंट क्वांटिटी नहीं हो सकती ना, उसका कोई मास नहीं होता, उसकी कोई स्पेस नहीं होती कि उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए, तो ये हमारे पास मैटर नहीं होगा। इसी तरह से इंटेलिजेंस की मैं बात करूं कि इंटेलिजेंस, कोई बोल रहा है कि इंटेलिजेंस मैटर है क्या? नहीं, इंटेलिजेंस मैटर कैसे हो सकती है? मैटर के लिए कंडीशन है ना, स्पेस चाहिए रखने के लिए, मास चाहिए उसके पास, तो ये सब चीज़ें इनमें प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं जो मैटर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये बेसिक डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स लिख लेना, डायग्राम्स मैंने तुम्हें यहाँ पे इलस्ट्रेट करके दिखा दिए।
अब बात आती है कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो दो बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग मैटर के। एक होता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने 3 टाइप लिखे हुए हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज। तो ये फिजिकल फॉर्मेट में इसको क्लासीफाई किया है। इसको तो आप अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, इसकी जितनी भी डिटेलिंग है आपको इसी चैप्टर में पढ़ा दी जाएगी। और जब केमिकल फॉर्मेट में क्लासिफिकेशन करेंगे तो उस सिचुएशन में 3 तरह के मैटर बोले जाते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। ये तीनों कहानियां आपको सेकंड चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे। तो 2 तरह से मैटर को क्लासीफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन भी है और केमिकल क्लासिफिकेशन भी है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे 3 तरह की स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। और केमिकल के अकॉर्डिंग भी 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं मैटर के, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। यानी सारी की सारी चीज़ें मैटर के ही टाइप हैं। इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इन वालों को सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो ये बेसिक चार्ट समझ में आया। अब बात आती है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। कोई भी मतलब हमारे पास मैटर है, कोई भी चीज़, सपोज बुक है, आप उसे बोल रहे हो मैटर है, हाँ ठीक है, बुक का मास होता है, उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, उसको आप फील भी कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर बुक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो बुक के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना, बुक के अंदर पेपर से मिलकर बनी हुई है बुक, तो उस पर्टिकुलर पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हुए होंगे। तो यही पढ़ने वाले हैं हम लोग अब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मैटर के पार्टिकल्स की, क्योंकि हर एक मैटर किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। भाई कॉपी पे इनफैक्ट जो आपने लिखा हुआ है इंक से, भाई कॉपी पे आप लोग लिखते हो अपने पेन से, इंक यूज़ होती है उसमें, तो इंक के भी तो पार्टिकल्स कॉपी पे छप जाते हैं, तो वहाँ पर भी तो मैटर है वो, तो इंक भी एक मैटर हो गई, आपके पेपर भी मैटर हो गए। तो इस तरह से वो सब चीज़ें पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं। उन मैटर के पार्टिकल्स की 4 इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इन चारों को आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में ऐसे नोट कर लेना। इनमें से फर्स्ट स्टार्टिंग की जो 2 प्रॉपर्टी हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में पूरी अच्छे से समझा दूंगा एक्टिविटी के साथ, और नेक्स्ट वाली 2 प्रॉपर्टी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे। तो देखो चारों प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं एक बार पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी मैटर मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनफैक्ट आप मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उनको अपनी आई से देख नहीं सकते, उसको आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हर एक मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, जगह होती है। इस बात को हम एक्टिविटी से प्रूव करेंगे, टेंशन मतलब सिर्फ पढ़ा रहा हूं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि मैटर के पार्टिकल लगातार घूमते रहते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ये उधर उधर घूमते रहते हैं। फ़र्क इतना है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, किसी पर्टिकुलर मैटर में मूवमेंट थोड़ा कम होता है, और किसी पर्टिकुलर मैटर में मूवमेंट बहुत कम होता है। जैसे सॉलिड्स में मूवमेंट बहुत कम होता है, पार्टिकल्स बहुत कम इधर उधर भाग पाते हैं। बट जबकि गैस की अगर बात करें तो गैस के पार्टिकल्स तो बहुत फ्री होते हैं, तो उनमें मूवमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा आसानी से चल फिर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी कि जो मैटर पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है। कैसे? सपोज आपने अपने पेन से लिखा अपने नोटबुक पे, और सपोज करो कि आप अपनी बुक को सीधा खड़ा कर दो, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि सारी की सारी इंक जो है नीचे गिर जाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर आप कभी लिख ही नहीं पाते, फिर तो किसी चीज़ पे राइटिंग पॉसिबल ही नहीं थी। तो इसका मतलब जैसे ही आपने अपने पेन से अपनी नोटबुक पे लिखा, तो वो पार्टिकल, इंक के पार्टिकल जो आपका कागज़ है, पेपर है, उसके पार्टिकल से जाके अटैच हो गए, अट्रैक्ट हो गए, चिपक गए। अब आप अपनी कॉपी को उधर उधर उठा के फेंक भी दो, तब भी वो पार्टिकल्स नीचे नहीं गिरेंगे वहाँ से। ऐसी तो होता है। इसी वजह से बोर्ड पे लिख पाते हैं हम लोग। तो सारी चीज़ें इसी वजह से पॉसिबल हैं, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये चारों के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है। अब स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं एक्टिविटी की हेल्प से। बाकी की 2 प्रॉपर्टी को नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो पहली प्रॉपर्टी जो मेरे पास है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, या मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उस चीज़ को कैसे प्रूव करोगे? बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक केमिकल लेंगे, लगभग उसके 2 या 3 क्रिस्टल्स लेंगे उस केमिकल की। केमिकल का नाम क्या होगा? केमिकल का नाम हमारे पास होगा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसका फॉर्मूला?
KMnO4। तो KMnO4 हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो ये केमिकल है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, उसको KMnO4 बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। और ये पर्पल कलर का होता है, याद रखना, इसका कलर आपको पता होना चाहिए, पर्पल होता है। जैसे आपको यहाँ पे पिंक दिखाई दे रहा है ना, पिंक नहीं होगा, ये पर्पल होता है। तो ये तो थोड़ा डायग्राम बुक के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे पर्पल कलर आता है, पिंक कलर नहीं आता है। तो KMnO4 एक हमारे पास केमिकल है जिसकी हम लोगों ने 2-3 क्रिस्टल ले ली। जैसे साबुत नमक होता है ना, आपने सॉल्ट देखा होगा साबुत वाला, तो उसी तरह से हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट के पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर भरा। अब 100 ml जब वाटर भरा तो हमने उस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पीस के रख लिया था अलग से। क्रिस्टल थे, अच्छे से घुलेंगे नहीं, तो हमने थोड़ा सा पाउडर बना के रख लिया उन 2-3 क्रिस्टल का। और क्या करा, चम्मच से उस पर्टिकुलर पाउडर को इस पर्टिकुलर पानी के अंदर डाल दिया, और जैसे डाल के शेक करेंगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कैसा कलर आ जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, डार्क पर्पल। आई कैन से डार्क पर्पल कलर आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा घुलने के बाद। इतना हो गया, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं था। फिर हम लोगों ने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली इस तरह से, और इसमें से 10 ml वो लिक्विड बाहर निकाल लिया, टेस्ट ट्यूब भर के इसमें 10 ml हमने बाहर निकाल लिया। और एक फिर दूसरा बीकर लिया, उस दूसरे बीकर में पहले से 90 ml वाटर प्रेजेंट था। कितना, 100 नहीं, 90 ml साफ पानी प्रेजेंट था उस बीकर में। आपने ये 10 ml ही मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया, 100 ml हो गया। ये बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे पहले से कितना पानी था, 90 ml क्लीन वाटर था हमारे पास, और उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, 10 ml जो अपने प्रीवियस वाले बीकर में से, इस बीकर में से निकाला था, वो 10 ml हमने सॉल्यूशन इसमें मिला दिया। तो टोटल कितना हो गया, 100 ml हो गया। बट इसका कलर थोड़ा सा फेड पड़ गया, क्यों, क्योंकि इसमें 90 ml तो पानी है और 10 ml सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली बात है कलर तो हल्का पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आपने सेम टू सेम प्रोसीजर क्या किया, फिर से इसमें से एक और टेस्ट ट्यूब ली, 10 ml इसमें से लिक्विड फिर निकाला, देखो लाइट कलर का आपको नजर आ रहा है पहले की कंपैरिजन में। फिर एक और तीसरा बीकर हमारे पास था, उस बीकर के अंदर भी 90 ml साफ पानी था, उसमें मैंने इसे डुबा दिया, यानी इसमें गिरा दिया, शेक किया तो कलर और हल्का हो गया, है ना, कलर गायब नहीं हो रहा है, देखो अभी तक कलर लगातार मेंटेन है। फिर आपने इसमें से 10 ml वाटर लिया, फिर एक टेस्ट ट्यूब में अलग से 90 ml बीकर में पानी लिया, फिर मिला दिया, और दोबारा से कलर हल्का हो गया। तो ऐसे लगभग 7 से 8 स्टेप आप लोगों ने करे, तो आप लोगों ने देखा कि 7 से 8 स्टेप के बाद भी पूरी तरह से कलरलेस सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कलर, पर्पल कलर जरूर आता है उस पर्टिकुलर केमिकल का। तो इससे ये क्या समझ में आता है, इसका मतलब जो ये KMnO4 के क्रिस्टल्स थे, ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से, मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होंगे। अगर इसमें 2-4 पार्टिकल ही होते फिर तो वो इसी बीकर में रह जाते ना, अगली बार टेस्ट ट्यूब में जब हम भरते और नेक्स्ट में मिलाते तो वो पार्टिकल्स वापस नहीं आने वाले थे। बट इसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डाइल्यूशन, हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब लगातार पानी का मान बढ़ाते जा रहे हैं, तो डाइल्यूशन करने के बाद भी इसका कलर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हल्का ज़रूर पड़ता जा रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स की काउंटिंग कम होती जा रही होगी, क्योंकि हम हर बार 10 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं। बट ओवरऑल ये जो क्रिस्टल इसमें घोला था उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स रहे होंगे, इस वजह से काफ़ी टाइम तक डाइल्यूशन करने के बाद भी उसका कलर गायब नहीं हुआ। तो इससे ये समझ में आता है कि KMnO4 का जो क्रिस्टल था वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ था। यही हमें प्रूव करना था। भी KMnO4 एक केमिकल है ना, मैटर ही तो हुआ वो, उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए, सब कुछ है, मास भी होता है, तो उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल ना होते तो बहुत जल्दी ये कलर गायब हो जाता, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ये कलर लगातार हल्का हल्का होता चला गया काफ़ी टाइम तक। तो इसका मतलब इसके पार्टिकल्स मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर ये क्रिस्टल बना हुआ था हमारे पास। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी मैंने तुम्हें इस एक्टिविटी की समझा दी। ये एक्टिविटी लिखने को आती है बच्चों, जब आपसे ये बोलेगा कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रूव दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, तो आपको ये एक्टिविटी बना के दिखानी है। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है ये स्टोरी लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका कुछ नहीं करना, तो इसको मत लिखना आप लोग। और इसके बाद जो थ्योरी वाला सेक्शन है, एक तो समझा दिया, उसको अच्छे से सुन लेना, फिर से वीडियो को रिपीट करके सुन लेना। इसके बाद जो लिखना है वो लिखने का कंटेंट यहाँ पे है, प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, इतना ही लिखना है। पहले तो ये आपका NCERT का कटिंग हो गया पार्ट, तो इतना आप लिखोगे, बिल्कुल जो बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिख दिया, जरा सुन लो।
दिस शोज दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4। इससे यही तो प्रूव होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए थे, और एक पार्टिकल का साइज किस ऑर्डर का था, नैनोमीटर। जो यहाँ पे nm लिखा हुआ है ना, मतलब मैटर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि एक पार्टिकल नैनोमीटर के साइज का होता है। अब नैनोमीटर कितना होता है, थोड़ा बहुत बायोलॉजी में जब पढ़ा होगा याद होगा कि अगर मैं 1 मीटर के कितने पार्ट कर दूं, 1 मीटर के ऐसे मान लो 100 करोड़ पार्ट कर दूं, तो जो मेरे पास एक पार्ट आएगा 1 मीटर के 100 करोड़ पार्ट कर दिए मैंने, उससे डिवाइड कर दिया, तो उसको मैं 1 नैनोमीटर बोलूंगा। तो 1 मीटर के 100 करोड़ हिस्से करने के बाद जो बचेगा उसे 1 नैनोमीटर बोलते हैं। तो इसलिए इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि मैटर के पार्टिकल का जो साइज होता है वो नैनोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में होता है, मिलीमीटर में होता है, या नन ऑफ दीज करके। तो किस में होता है, नैनोमीटर में होते हैं मैटर के पार्टिकल्स, इतने छोटे छोटे होते हैं। जब आप नेक्स्ट वाली चैप्टर के अंदर कॉलॉइड्स सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको पार्टिकल का साइज नैनोमीटर में ही बताया जाएगा। तो ध्यान रखना, मैटर के पार्टिकल्स नैनोमीटर के साइज के होते हैं। एक्टिविटी का लिखने का कंटेंट ये रहा सारा, और जो डायग्राम बनाना है प्रॉपर वे में वो ये रहा। बाकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए वीडियो को सुनने पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उठा के आप लिखते जा रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो सही से, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी। तो चीज़ें रटनी ना पड़े, अगर पूरी एक्टिविटी समझ ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको उसको लिखने में भी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, स्पेस होता है। इस बात को कैसे प्रूव करोगे, इसको ये और भी आसान एक्टिविटीज को आप खुद से करके देखना घर में। आपने क्या करा, एक ग्लास लेना, एक ग्लास के अंदर आधा ग्लास पानी लेना, ठीक है, पूरा मत भरना उसको। आधा ग्लास पानी लेके कांच का ग्लास लेना, क्योंकि आप अगर स्टील का ग्लास लोगे तो उसमें मार्किंग नहीं कर पाओगे। कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, उसमें आधा ग्लास पानी भरना, और स्केच पेन से या जो भी आपके पास मार्कर जो भी हो उससे मार्किंग कर लेना चारों तरफ। उस पर मार्किंग कर लोगे ना, जहाँ तक पानी भरा है उस पर आराम से बिल्कुल ध्यान से ग्लास को टेबल पे रख के, तो ग्लास में पानी शेक होगा बार बार तो मार्क नहीं कर पाओगे। टेबल पे रख के आराम से उसको चारों तरफ से मार्क कर लेना है ना। उसके बाद क्या करना है, आप 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच नमक डिजोल्व करोगे, जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। चीनी को आपको ज़्यादा देर तक घोलना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डिजोल्व करके, मतलब मिला के उसे अच्छे से चम्मच से ही चला लेना, बहुत अच्छे से। और फिर दोबारा से जब वो वाटर लेवल शांत हो जाए, है ना, अब जब शेक करोगे तो लगातार घूमता रहेगा, जब वो वापस रुक जाएगा तो देखना कि वाटर लेवल आपका राइज नहीं होगा। भाई पहले तो इसमें पानी था सिर्फ, तब वाटर लेवल आपने मार्क किया, आपने 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच नमक मिलाया, उसको घोल दिया अच्छे से, उसके बाद डिजोल्व करना ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखना। अच्छे से डिजोल्व कर दिया आपने, उसके बाद भी वाटर लेवल राइज नहीं हुआ, तो फिर ये 1 चम्मच नमक या 1 चम्मच चीनी कहाँ पे गई। तो उसका मतलब ये एक ही काम हो सकता है कि देखो, कुछ ऐसे समझो इस बहुत सिंपल सी चीज़ को, कि सपोज एक क्लास चल रही थी, उस क्लास में इस तरह से यहाँ पे बेंचेस थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, है ना, इस तरह से स्टूडेंट बैठे हुए थे। मैंने बीच में कुछ स्टूडेंट की स्पेस बना दी है, कुछ में स्पेस नहीं बनाई है, कुछ में स्पेस बना दी है। अब देखो काउंट करके बताओ कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो 2 और 2 4 2 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे। फिलहाल इस क्लास में हमारे पास 12 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब हुआ क्या, बाहर से हमारे पास 4 स्टूडेंट और आए, तो 4 स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे अरेंज करवा दिया, एक को यहाँ बैठा दिया, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे और एक को यहाँ पे। तो वो 4 स्टूडेंट और अरेंज हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। तो जो क्लास के अंदर स्टूडेंट गए थे वो क्लास के अंदर ही एडजस्ट हो गए। एडजस्ट कैसे हो पाए, क्योंकि उन बच्चों के बीच में जगह थी, आपने उन बाकी के बच्चों को उनके बीच में जो जगह थी वहाँ पे बैठा दिया। सपोज बैच या क्लास बिल्कुल फुल है, एक भी सिंगल सीट खाली नहीं है, रखने की भी जगह नहीं है, तो उस सिचुएशन में थोड़ी ना बाहर से कोई आके बैठ सकता है, फिर तो उसको गेट के बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हुआ कि अगर आपने 1 चम्मच चीनी या नमक मिलाया था, अगर इसमें जगह ना होती, पार्टिकल्स के जो आपके मैटर था, वाटर के पार्टिकल के बीच में जगह ना होती, तो इस 1 चम्मच चीनी या नमक के पार्टिकल्स को बैठने की जगह ना मिलती, बैठने की जगह नहीं मिलती तो इसका वाटर लेवल राइज हो जाता, यानी ये आपको ऊपर ऊपर दिखाई देते। ये तो होता भाई, क्लास के अंदर अगर जगह नहीं है तो बच्चे को कहाँ बैठाओगे, उसको बाहर ही रखना पड़ेगा, बट जगह है तो आपने उस बच्चों को उसी जगह के बीच में एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि हमारे पास ऐसे मान लो कि जगह जगह पे वाटर के पार्टिकल्स थे, इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। देखो वाटर के पार्टिकल थोड़े बड़े होंगे, सॉल्ट के थोड़े छोटे होंगे, तो यहाँ पे
इस जगह जगह जो छोटी छोटी स्पेस है, ये रेड कलर से मैं आपके सॉल्ट के पार्टिकल बना रहा हूँ, इन छोटी छोटी स्पेस में जाके कौन बैठ गए, इन छोटी छोटी स्पेस में जाके आपके सॉल्ट के पार्टिकल बैठ गए, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो फाइनली ओवरऑल वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। भाई रूम का साइज थोड़ी ना बढ़ाना पड़ेगा, अगर ये 4 स्टूडेंट और आके यहाँ पे बैठ गए, उतना ही बड़ा रूम रहा, आराम से उनको एडजस्ट कर दिया। तो इसी तरह से पानी उतना ही रहा, आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 8-10 चम्मच चीनी मिलाओगे तो ऑब्वियसली बात है, जब भैया यहाँ पे 4 स्टूडेंट के बैठाने की जगह थी, बाहर से आपने 50 स्टूडेंट की भीड़ भेज दी, तो उस सिचुएशन में कहाँ बैठाओगे उन बच्चों को, तो आधे तो बाहर ही खड़े रह जाएंगे। तो उसी तरह से अगर आपने 5-6 चम्मच चीनी यहाँ पे मिला दी या 5-6 चम्मच नमक मिला दिया, फिर डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर तो वो आपका वाटर लेवल इंक्रीज होना ही होना है, क्योंकि जब जगह ही फुल हो गई, ठीक है, तो वो तो हमारा एक्सपेरिमेंट ही गलत हो गया पूरा का पूरा। तो हम लोगों को 1 या 1.5 चम्मच चीनी या नमक मिला के उसको शेक करना है, और देखोगे कि वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है ये बात, ये भी आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना, नीचे वाली बात लिखनी नहीं है कि when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water। तो नमक के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच में जो जगह थी वहाँ पे सेटल डाउन हो गए। तो ये एक्टिविटी इस तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है इजी वे में, बनाओगे तो हो ही इसको। इसके बाद ये नाम लिखोगे, एक्टिविटी ये वाली आप डायग्राम बना लोगे अच्छे से, बड़े बड़े डायग्राम नहीं बनाना, छोटे छोटे बीकर हैं तो छोटे छोटे बीकर बनाना, सारे नाम लिखोगे जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद थियोरेटिकल पोर्शन ये लिखा हुआ है, ये तो एनसीईआरटी में ये इतना है। उसके बाद कंक्लूजन मैंने लिख दिया यहाँ पे, वी फाइंड दैट देयर इज नो चेंज इन द वाटर लेवल, वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, इवन आफ्टर मिक्सिंग शुगर और सॉल्ट इनटू इट, चीनी या नमक मिलाने के बाद भी कोई चेंज ही नहीं मिला। ऐसा क्यों हो पाया? दिस शोज दैट देयर मस्ट बी द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, जगह होगी, और उस जगह के अंदर वो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल सेटल हो गए। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना? वो क्लास वाला एग्जाम्पल अपने आप में उसको बहुत अच्छे से समझा पाता है। तो चीज़ों को रुक के आराम से समझने की कोशिश किया करो, अपनी मर्जी से थोड़ा सा दिमाग लगाया करो और सोचा करो क्या इस चीज़ को किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता था, तो उससे आपका माइंड का लेवल बढ़ेगा। सिर्फ गिनती की चीज़ें जो बता दी जाती हैं सिर्फ उनको रटना नहीं है, चीज़ें थोड़ा सा सोचनी आनी चाहिए। उसके लिए आप बुक्स पे पढ़िए, जो आपके पास एनसीईआरटी है, मैंने आप लोगों को जो दूसरी बुक दी हुई है जिसमें एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स के नाम से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी जाके आप चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट होंगी। और अगर 9th में बेसिक अच्छा बन गया ना, तो आपको कभी भी आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस बच्चे ने 9th को अच्छे से संभाल लिया, उसकी 10th 11th 12th बड़े आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 9th में गड़बड़ करी तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा, फिर आपको आगे तक उस चीज़ का सफ़र करना पड़ेगा, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना, हम लोगों ने अपनी 2 एक्टिविटीज़ आज कवर अप कर ली हैं। मैटर से शुरुआत करी थी, बहुत बेसिक बात बताई है, आपका सिलेबस का डिस्कशन कर दिया। उसके बाद जो 2 प्रॉपर्टीज़ थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, वो मैंने आप लोगों को आज पढ़ा दी है। अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो उस क्लास में जो बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं मैं उनको कवर अप कराऊंगा, और जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं उतने कंटेंट पर बेस्ड हम लोग उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो एक्टिविटी को अच्छे से समझ लेना, बना लेना, नोट कर लेना, और चीज़ों को मेमोराइज करते रहिए, ध्यान रखते रहिए, और कुछ क्वेश्चंस अपने पास से भी प्रैक्टिस करते रहो बुक को उठा के, सो दैट आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है ना? चलो।